चलिए तीसरा टॉपिक समझते हैं, पर्पज ऑफ कंटूरिंग यानी समोच्च रेखण के उद्देश्य। इंग्लिश में इसको दूसरे नाम से भी दे सकता है, पर्पज की जगह पर यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट्स भी लिखा सकता है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंटूरिंग। चूंकि ऑब्जेक्ट का मतलब भी उद्देश्य होता है, तो आपको समोच्च रेखण के उद्देश्य बताने हैं। देखिए जब भी कभी थ्योरी का कोई भी टॉपिक आप लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि पूछा क्या गया है। कई बार हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, तो यहाँ पर पूछा कंटूरिंग के पर्पज क्या है। जो हम कंटूर सर्वे पढ़ रहे हैं इसके क्या उद्देश्य हैं, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसके उद्देश्य ही हमें लिखने हैं। तो सबसे पहला मेन पर्पज तो इसका होता है कि जब हम फील्ड में सर्वे वर्क करते हैं तो उस फील्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम कंटूर मैप बनाते हैं। कंटूर सर्वे करके हम एक कंटूर मैप बना लेते हैं और उस कंटूर मैप को स्टडी करके उस फील्ड के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। वे सब जानकारी ही यहाँ पर पॉइंट के रूप में लिखी गई हैं। लगभग 8-10 पॉइंट बनेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपके डिप्लोमा के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसे ध्यान से समझते चलना है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। कंटूरिंग का मेन पर्पज क्या है, फील्ड में जाके जानकारियां प्राप्त करके कंटूर मैप एक तैयार करना और उस कंटूर मैप को ही स्टडी करके हम सभी जानकारियों को बताएंगे। ठीक है, कंटूर मैप बनाते कैसे, बिल्कुल सिंपल है। आपने क्या करना है, जो भी फील्ड है, सपोज कोई भी ग्राउंड है आपका, लाइक डेट इस तरह का कोई ग्राउंड था, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये कोई ग्राउंड था। यहाँ पर आपने देखा एक पहाड़ी आ गई है, इस पहाड़ी पे कुछ पॉइंट आपने कंसीडर किए जो कि समान ऊंचाई के थे। जैसे ये पॉइंट है उतनी ऊंचाई का ये था, यहाँ पर ये है इतनी ऊंचाई का सेम ये पॉइंट है। और अगर आप इनकी कंटूर लाइन नीचे खींचेंगे तो कंटूर लाइन खींच के ही तो कंटूर मैप बनता है बच्चे। कंटूर लाइंस को ड्रा करके हमने एक कंटूर लाइन सपोज यहाँ ड्रा कर ली, इन पॉइंट को हमने मैप पे बनाया इस तरह से। एक कंटूर लाइन ये हो गई, दूसरी कंटूर लाइन इन वाले पॉइंट्स को ले आओ नीचे, इधर इन वाले पॉइंट्स को यहाँ ले आओ। एक्चुअली नीचे जो बना रहे प्लान है बच्चे ये वाला, इस तरह से। तो एक कंटूर लाइन ये खींच ली, तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर आप देखेंगे तो इसका जो RL होगा बच्चे, ये नीचे पॉइंट है, कहीं पर डेटम लाइन होगी, डेटम लाइन से जो ऊंचाई होती है इसी को तो RL कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, RL। और इस पॉइंट का ये भी RL है यहाँ से यहाँ तक। तो आप क्या देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि ये जो RL है, ऊपर वाले पॉइंट का RL, ऊपर वाले पॉइंट का जो RL है ज़्यादा होगा, अब इससी बात है, ऊंचाई ज़्यादा है बच्चे। तो सपोज ये वाला RL आपने 100 मान लिया और ये वाला RL आपने 99 मान लिया। तो आपको यहाँ से इस मैप को देख के ये पता चल जाएगा कि ये जो मैप है ये किसी पहाड़ी को दर्शा रहा है, पहाड़ी को। चूँकि पहाड़ी के केस में जब भी हिल का केस बनता है तो उस केस में कंटूर मैप पे जो अंदर वाली कंटूर लाइन होती है ना, उसमें RL अधिक होता है। अगर आप इस लाइन का RL देखेंगे, अंदर वाली का बेटा ज़्यादा है, RL इसका कितना ज़्यादा है, जबकि जो बाहर वाली लाइन है ये वाली, इसका RL कम है। देख लीजिए आप, इसका जो RL था 99 था इस वाले का, बाहर वाली लाइन का RL। जबकि इसका उल्टा, अगर इसका उल्टा हम करें, कोई भी लेक बना दें, लेक, अगर आप कोई लेक बनाते हैं, ये तो हिल हो गया जिसमें अंदर का जो RL था वो अधिक था। अगर कोई आप लेक बना लेंगे, लेक मतलब इस तरह से आपने कोई झील बना दी, सपोज आपने इसमें कोई 2 पॉइंट कंसीडर किए, सपोज ये पहला पॉइंट हो गया आपका, जो समान ऊंचाई वाले पॉइंट है ये वाले, और आपने ये पॉइंट कंसीडर कर लिए, इनकी ऊंचाई ये है। सपोज इनका ये नीचे वाले हैं तो इनका RL आपने मान लिया 99 है, इनका RL 99 है और इनका RL 100। मैं मतलब समझाना चाह रहा हूँ बेटा, ये तो आप एकदम याद कर लेंगे। फिर देखिए अब आप इनकी अगर कंटूर लाइन खींचेंगे, इनकी अगर आप कंटूर लाइन खींचेंगे यहाँ पर नीचे, तो कैसे खींचेंगे, देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पर एक लाइन खींची कंटूर लाइन, ये इस तरह। अब ये सब चीज़ें बाद में भी रिपीट होंगी। फिर आपने इन लाइन को लेके आए यहाँ और इनकी कंटूर लाइन खींची, इसी के सीध में लेके यहाँ पॉइंट लगा लिए और यहाँ पर खींच दी इस तरह से। ठीक है, ये मैप पर ये। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हमें यहाँ से ये पता चल रहा है बेटा, अब आप देख पा रहे होंगे जो अंदर वाली कंटूर लाइन है उसका RL कम है। अंदर वाली का RL कितना बेटा, कम है, यहाँ पर कम देख पा रहे हैं ना आप, ये कम है, जबकि बाहर वाले का ज़्यादा है। तो लेक के केस में अंदर वाली कंटूर लाइन का RL कम होता है, बाहर वाली कंटूर लाइन का RL अधिक होता है, जबकि हिल के केस में उल्टा होता है। तो आप केवल कंटूर मैप देख करके ही बता देंगे। अगर इसका RL 99 था, इसका RL बेटा 100 था, तो आप ये देख के कह देंगे कि ये जो कंटूर मैप बनाया है किसी लेक का कंटूर मैप है, किसी झील का कंटूर मैप है। और पहाड़ी के कंटूर मैप में उल्टा हो रहा था, यहाँ 100 आ रहा था, यहाँ पर आपका 99 आ रहा था। तो सिर्फ कंटूर मैप को देख के ही हम ये जानकारी बता सकते हैं कि जो हमारी ज़मीन है वो ऊंची है, नीची है, गड्ढा है, कहाँ पर उठी हुई है, कहाँ पहाड़ी है, कहाँ पर झील है, कहाँ तालाब है। ये सारी जानकारियाँ हम सिर्फ और सिर्फ इस मैप को देख के ही बता देंगे। ठीक है, तो आगे जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे ये सब डायग्राम बनवाएंगे आपको। जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाएंगे ना, जहाँ पर लक्षण लिखेंगे वहाँ पर ये सब डायग्राम आएंगे, वहाँ पर आपको फिर से रिपीट होगा पहाड़ी का
कंटूर मैप कैसे बनता है, लेक का कंटूर मैप कैसे बनता है, केवल कंटूर मैप को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि ये पहाड़ है, यहाँ पर झील है, यहाँ तालाब है, या फिर कोई भी क्लिफ बन रहा है, ये सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे। बाकी आपको यहाँ से ये समझ आ रहा होगा, पर्पज का मतलब है बेटा कंटूर मैप बना करके हम उसकी जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे, उससे ये बता देंगे जो हमारी भूमि है कहाँ पर ऊंची है, कहाँ पर नीची है, कहाँ समतल है, ये सब जानकारियाँ मिलेंगी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ थ्योरी की फॉर्म में है। अब आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें, और हम साथ साथ याद करने की भी पूरी कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, साथ साथ हम याद करने की भी कोशिश करेंगे। आपको अभी से थ्योरी को याद करते चलना है, नोट्स बना लेना, डेली रिवीजन करते रहना साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ लिखा है क्या, किसी सर्वेक्षण क्षेत्र की कंटूरिंग करके वहाँ का नक्शा तैयार करते हैं जिससे निम्न जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। नीचे वाली जो जानकारियाँ हैं ये प्राप्त होती हैं। समझ पा रहे हैं, किसी भी सर्वे फील्ड का हम क्या करेंगे, पहले कंटूरिंग करेंगे या कंटूर सर्वे करेंगे और उससे एक नक्शा बनाते हैं और उस नक्शे से हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। ये यहाँ कहा गया है इंग्लिश में, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फील्ड इज कलेक्टेड बाई कंटूरिंग। कंटूरिंग के द्वारा ये कुछ आपकी इंफॉर्मेशन है जो कलेक्ट की जाती हैं। ठीक है, अब एक एक करके इंफॉर्मेशन याद करनी है हमें। सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या है, क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है कि क्षेत्र समतल है या नहीं, यानी जो हमारा क्षेत्र है वो समतल है या नहीं, हमें ये जानकारी मिलती है। सबसे पहला पॉइंट यही मैंने आपको बताया था अभी, हमें कंटूर मैप देख के पता चल जाता है हमारी भूमि ऊंची नीची है या प्लेन है। पहला पॉइंट याद हो जाएगा सबको। मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, चूंकि एक बच्चे का कमेंट देखा था, बच्चे ने कहा था सर आप बुक की लैंग्वेज ना लिखा, अपनी लैंग्वेज में लिखा करें, वो ज़्यादा आसान लगता है हमें। तो है सब कुछ बुक वाला ही, थोड़ा बस अब आसान लैंग्वेज में लिख दिया गया जिससे आप याद कर सकें इसे। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लीजिए, इन्फॉर्मेशन अबाउट द टोपोग्राफिकल ऑफ द एरिया, यानी एरिया की टोपोग्राफी के बारे में पता चलता है। टोपोग्राफी मतलब उसको ऊपर से एरिया का टॉप सरफेस पता चल जाता है कि वो ऊंचा है या नीचा है। ठीक है, यानी कि टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, एरिया की टोपोग्राफी के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। कैसी इंफॉर्मेशन, उसके एलिवेशन के बारे में पता चलता है। एलिवेशन मतलब उसका आरएल, ऊंचा है जमीन या नीची है। ड्रेनेज के बारे में पता चलता है, ड्रेनेज जानते हैं ना, नाली का जो कार्य होता है, ड्रेनेज वर्क। अनइवननेस, अनइवननेस मतलब जो भूमि है आपकी वो अंडुलेटिंग कह दो या अनइवननेस, ऊंची नीची भूमि है या नहीं, ये पता चलता है। ETC यानी एक्सेट्रा, इतनी सारी जानकारियां मिल जाती हैं हमें। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो हम क्या करते हैं, कंटूरिंग करके कंटूर मैप बनाते हैं, उससे कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं, जिनमें पहली जानकारी हम समझ गए कि हमें क्षेत्र के बारे में ये जानकारी मिलती है कि हमारा जो क्षेत्र है, फील्ड है, वो प्लेन है या नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ सभी को। दूसरा पॉइंट देखिए, उपयुक्त साइट का सिलेक्शन कंटूर मैप को देखकर किया जाता है। जो हमारा बेटा यहाँ पर कंटूर मैप जो बना हुआ था, कंटूर मैप, इस कंटूर मैप को देख के हम ये बता सकते हैं कि हमें इस साइट पर वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो हमारे किसी स्पेशल कार्य के लिए सुटेबल साइट ये होगी या नहीं होगी, ये चीज़ हम कंटूर मैप को देखकर ही बता देते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये भी चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होती रहेंगी। फिलहाल पॉइंट की फॉर्म में याद कीजिए, लिखिए साथ साथ। ठीक है, सुटेबल साइट इज सेलेक्टेड बाई व्यूइंग द कंटूर मैप, यानी कंटूर मैप को देख करके हम क्या कर सकते हैं, सुटेबल साइट को सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे कार्य के लिए कौन सी साइट सुटेबल रहेगी, ये हम सिलेक्शन कर सकते हैं कंटूर मैप को देख के। ठीक, तीसरी देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है इसमें। तीसरा पॉइंट है सड़क, रेल मार्ग, नहर आदि के। सड़क आप सब जानते हैं, रोड जो होता है, रेल मार्ग जो रेलवे ट्रैक होता है, और नहर हो गई कैनाल। ठीक है, आदि के संरेखण में आसानी रहती है। बेटा संरेखण वर्ड कितने बच्चे जानते हैं। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, अलाइनमेंट से मतलब होता है जैसे अगर आपको यहाँ पर कहीं पर सड़क बनानी है, यहाँ पर सड़क बनानी है तो हम बिल्कुल सेंटर पे एक लाइन खींच लेते हैं, एक सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन ये हमारे रोड की सेंटर लाइन हो जाती है। इसके दोनों तरफ यहाँ पर रोड हम प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ सड़क प्रोवाइड कर देंगे। तो ये जो लाइन सेंटर लाइन ड्रॉ की गई है इसी को अलाइनमेंट कहते हैं, संरेखण, सीधी रेखा खींचना। ठीक है, संरेखण एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट करने में भी आसानी रहती है। हम कंटूर मैप देखेंगे, वहाँ से ये पता चल जाएगा हमारी ज़मीन किस तरह की है और हमें अलाइनमेंट करने में आसानी रहेगी। किसी भी कंस्ट्रक्शन, रोड वर्क हो, चाहे कैनाल का वर्क हो या रेलवे ट्रैक हो, उसके लिए सबसे पहले हमें अलाइनमेंट ही करना होता है। रोड बनाने से पहले अलाइनमेंट कर लेते हैं कि हमारी जो रोड है कहाँ कहाँ होकर जाएगी, सेंटर लाइन ड्रॉ हो जाती है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम रोड को बनाते चलते हैं। ठीक है, तो गुड अलाइनमेंट कैन बी फाउंड, यानी एक अच्छा अलाइनमेंट फाउंड किया जा सकता है फॉर किस किस के लिए, रोड्स के लिए, रेल ट्रैक्स के लिए,
कैनाल के लिए एक्सेट्रा, और भी चीजें इसमें आ जाएंगी जैसे टनल हो गया, टनल के लिए भी। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चे ये चीज। अगला पॉइंट क्या, चौथा पॉइंट चौथा पॉइंट हम इससे बेटा क्रॉस सेक्शन भी बना सकते हैं, यानी हम इससे ट्रांसवर्स सेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी बना सकते हैं किसी सड़क या नहर के, और उनको बनाने के लिए जो हम अर्थ वर्क या सॉइल वर्क करते हैं ना, उसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं इसकी सहायता से। तो यही है इसमें नहरों तथा सड़कों के मृदा कार्य के लिए। किसके लिए बेटा, मृदा कार्य। मृदा कार्य जानते हैं, मिट्टी वर्क। जैसे हमें कहीं सड़क बनानी थी, सपोज यहाँ पर ये ज़मीन है हमारी, ये ज़मीन थी और हमें यहाँ पर रोड तैयार करना था, रोड। तो हम रोड अगर बनाएंगे तो जो ऊंची नीची ज़मीन होगी, कहीं पे ज़मीन ऊंची है उसे काट के बाहर करेंगे, जहाँ की ज़मीन नीचे वहाँ पर मिट्टी भरेंगे। तो अर्थ फिलिंग, अर्थ कटिंग, ये सारे वर्क भी हम कंटूर मैप की सहायता से कर सकते हैं। कहाँ पर हमें फिलिंग की जरूरत पड़ेगी, कहाँ पर कटिंग की जरूरत पड़ेगी, ये कंटूर मैप देख के हम बता सकते हैं। तो यही पॉइंट है यहाँ पर, नहरों तथा सड़कों के मृदा कार्य के लिए अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ काट तैयार किए जाते हैं। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ समझते हैं, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्ज सेक्शंस आर प्रिपेयर्ड, यानी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स सेक्शन प्रिपेयर किए जाते हैं किसके लिए, फॉर सॉइल वर्क, मृदा कार्य के लिए, ऑफ कैनाल एंड रोड्स। बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखी गई है, आप एक बार भी अगर अच्छे से इसको अपने नोट्स में लिख के याद करेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। मैं आसान से आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। तो बच्चे 4 पॉइंट हो गए, इन 4 पॉइंट को कोशिश करिए कि आप बिना देखे मेरे साथ साथ रिपीट करें। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या बताया था, हमें भूमि के बारे में पता चल जाता है, जमीन हमारी ऊंची नीची कैसी है। एक सिंगल पॉइंट में आप याद करने की कोशिश करना। सबसे पहले हमने क्या बता दिया, ये बता दिया हमें क्या पता चलता है बेटा, हमें क्षेत्र की जानकारी पता चलती है, टोपोग्राफी एरिया के बारे में पता चलता है, टोपोग्राफी एरिया। ठीक है, पहला पॉइंट हम समझ गए, किसी भी फील्ड के टोपोग्राफी एरिया के बारे में, टोपोग्राफी से पता रहेगा टॉप सरफेस, यानी जमीन ऊंची नीची है या समतल है या नहीं, ये जानकारी प्राप्त होगी। दूसरा हम क्या कर देंगे, हम साइट सिलेक्शन के बारे में पता चल जाएगा, जो हम साइट सिलेक्शन यानी कि हम अपने सर्वे वर्क के लिए कौन सी साइट सेलेक्ट करें, ये हमें कंटूर मैप की सहायता से पता चल जाएगा। तीसरा, आप इसमें किसी भी रोड का, नहर का, इनका अलाइनमेंट बना सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट को आसानी से समझ सकते हैं, अलाइनमेंट का पॉइंट हो जाएगा। चौथा जो पॉइंट रहेगा बच्चे, चौथा पॉइंट सॉइल वर्क के बारे में हो जाएगा, यानी हम नहर के लिए या फिर रोड के लिए सॉइल वर्क्स जो होते हैं, हमारे मृदा कार्य जो होते हैं, उनके लिए हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्ज सेक्शन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं बच्चे आप लोग, ये 4 पॉइंट हमने समझ लिए। पहला पॉइंट इन शॉर्ट भी आप इस तरह समझ लेंगे, तब भी आपको थ्योरी को डिटेल में लिखने में आसानी रहेगी। अब समझ आया सभी को, अब बता देंगे ना, इधर नजर होनी चाहिए, इधर की डिटेल आप पढ़ेंगे, साथ साथ याद करने की कोशिश कीजिए। पहला पॉइंट क्या बताया आपको, टोपोग्राफी एरिया, यानी हमें टोपोग्राफी एरिया के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है कि कोई क्षेत्र समतल है या नहीं। दूसरा पॉइंट आपको क्या बताया, टोपोग्राफी एरिया के बाद क्या है, साइट सिलेक्शन बताया है, यानी आप उपयुक्त साइट का सिलेक्शन कर सकते हैं कि हमारे किसी स्पेशल सर्वे वर्क के लिए कौन सी साइट सुटेबल रहेगी। इसके बाद हमने अलाइनमेंट बताया आपको, अलाइनमेंट का मतलब किसी भी सड़क के लिए, नहर के लिए या आप रेलवे ट्रैक के लिए अलाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, संरेखण आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट आपको बताया सॉइल वर्क, यानी कि आप सॉइल वर्क किस किस में करते हैं, नहर बनाएंगे तब सॉइल वर्क करते हैं या रोड बनाएंगे तब सॉइल वर्क करते हैं। तो नहर और रोड के लिए जो हम सॉइल वर्क करते हैं उसके लिए ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन खींच सकते हैं। यही तो 4 पॉइंट थे, आई होप सो आपको ये 4 पॉइंट याद हुए होंगे। अब इनके आगे वाले पॉइंट्स हम लिखते हैं और उनको समझेंगे। इसी तरह मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने की। थ्योरी पार्ट है बच्चे, आप भी थोड़ी मेहनत करना, ठीक है, बाद में रिवीजन भी साथ साथ करते चलना। ठीक, तो ये 4 पॉइंट हो गए, मैं इनको मिटा रहा हूँ और अगले 4-5 जो भी पॉइंट है उन्हें लिख देते हैं पहले। चलिए अब इन अगले पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। 4 पॉइंट हमने समझ लिए। 5वां पॉइंट है हमारा ये, नक्शा देखकर नदी नाले के अपवाह क्षेत्र का पता लगाया जा सकता है। मतलब कंटूर मैप है हमारे पास, उस कंटूर मैप को देख करके हम कैचमेंट एरिया का पता भी लगा सकते हैं कि कहाँ पर कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया सभी जानते हैं ना, इरिगेशन में आप सबने पढ़ा होगा। कैचमेंट एरिया वह एरिया होता है जिसमें बारिश का पानी रन ऑफ होकर के आता है। ठीक है, तो ये आपका कैचमेंट एरिया होता है। तो हम कंटूर मैप की सहायता से कैचमेंट एरिया का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा कितना रन ऑफ हुआ है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही लिखा है, नक्शा देखकर नदी नाले के
अपवाह क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया का पता लगाया जा सकता है। कैचमेंट एरिया एंड रन ऑफ अवेलेबल फ्रॉम इट कैन बी कैलकुलेटेड, यानी इससे, किससे, इस मैप को देख करके या इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कैचमेंट एरिया एंड रन ऑफ अवेलेबल, कितना रन ऑफ अवेलेबल है, उपस्थित है, ये हम पता लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ समझ आया, पांचवा पॉइंट आप समझ गए, तो ध्यान रखेंगे कैचमेंट एरिया एंड रन ऑफ का भी पता लगा सकते हैं हम कंटूर मैप को देख करके। ठीक, अगला पॉइंट सुनिए, अगला छठा पॉइंट जो है, छठा पॉइंट है समोच्च नक्शे की सहायता से जलाशय की क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। जलाशय जानते हैं बेटा, जिसमें पानी भरा रहता है, जो जल को आशय रखता है, यानी कि रिजर्वॉयर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो जलाशय की क्षमता भी हम बता सकते हैं कंटूर मैप को देख के या कंटूर मैप की सहायता से कि इस जलाशय की कैपेसिटी कितनी है, इसमें कितना वाटर आ सकता है। ठीक है, तो डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ रिजर्वॉयर विद द हेल्प ऑफ कंटूर मैप। कंटूर मैप की हेल्प से हम कैपेसिटी ऑफ रिजर्वॉयर भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया अगला उद्देश्य। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसका नेक्स्ट पर्पज क्या है कंटूर मैप का, समोच्च नक्शे की सहायता से किन्हीं दो बिंदुओं की इंटरविजिबिलिटी समझते हैं आप, पारस्परिकता कह दीजिए, या इंटरविजिबिलिटी से मतलब है वे दोनों पॉइंट आपस में विजिबल हैं या नहीं, ये भी हम कंटूर मैप की सहायता से बता सकते हैं। ठीक है, तो नक्शे की सहायता से कंटूर मैप यानी समोच्च नक्शे की सहायता से किन्हीं दो बिंदुओं की इंटरविजिबिलिटी ज्ञात की जा सकती है। फाइंड आउट द इंटरविजिबिलिटी ऑफ एनी 2 पॉइंट्स या 2 स्टेशंस विद द हेल्प ऑफ कंटूर मैप। क्लियर हुआ यहाँ तक। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है नक्शे पर अपवार्ड या डाउनवार्ड ढाल लगा सकते हैं। अपवार्ड या डाउनवार्ड ढाल जानते हैं, ग्रेडियंट या स्लोप, या तो ऊपर की ओर स्लोप या नीचे की ओर स्लोप आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में देखिए इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा गया है, कंटूर लाइन कैन बी प्लेस्ड इन द अपवार्ड और डाउनवार्ड ग्रेडियंट एरिया, यानी जो कंटूर लाइन होती है उसको प्लेस कर देते हैं, उसको स्थित कर सकते हैं हम कहाँ पर, ग्रेडियंट एरिया पर, अपवार्ड या डाउनवार्ड ग्रेडियंट एरिया में हम उसे प्लेस कर सकते हैं ऑन द मैप के ऊपर। ठीक है, और लास्ट है आपका लास्ट पॉइंट, क्षेत्र में बारिश के पानी और सीवेज की निकासी के लिए मार्ग तय किए जा सकते हैं। बारिश के पानी यानी बारिश का पानी कहाँ से होके निकालना है, जो सीवेज होता है उसकी निकासी कहाँ रखनी चाहिए, ये भी हम कंटूर मैप को देख करके बता सकते हैं। रूट्स फॉर द ड्रेनेज ऑफ स्टॉर्म वाटर मतलब बारिश के पानी के लिए ड्रेनेज, बारिश के पानी के ड्रेनेज के लिए रूट बना सकते हैं, मार्ग तय कर सकते हैं। एंड सीवेज, और सीवेज भी हम डिसाइड कर सकते हैं इन द एरिया में सीवेज हमें कहाँ रखना है। तो ये इसके कुछ पर्पज हो गए। तो यहाँ पर 4 पर्पज तो हमने पीछे देख लिए थे। ठीक है, अब आपके सामने नहीं लिखा है, आप माइंड में एक बार रिपीट कर सकते हैं। कौन से थे पहले 4 पॉइंट, क्या आप बता सकते हैं पहले 4 पॉइंट कौन से थे? सबसे पहला पॉइंट था कि हम वहाँ पर उस फील्ड का एरिया बता सकते हैं, एरिया आपका समतल है या नहीं, जो भूमि है वो समतल है या नहीं, यानी टोपोग्राफिकल एरिया बता सकते हैं, उसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वहाँ पर आपको क्या बताया था, हम किसी भी रोड का अलाइनमेंट कर सकते हैं। अलाइनमेंट मतलब कि हम जब रोड बना रहे हैं, कोई नहर बना रहे हैं या फिर कोई भी रेलवे ट्रैक लगा रहे हैं तो उसके अलाइनमेंट को आसानी से समझ सकते थे। इसके बाद एक मैंने आपको सॉइल वर्क बताया था, उसमें सॉइल वर्क यानी मृदा कार्य, नहर और सड़क बनाने के लिए जो मृदा कार्य किया जाता है उसकी भी गणना कर सकते हैं हम। ठीक है, चौथा पॉइंट आपको उसी में 3 हो गए आपके, टोपोग्राफिकल एरिया हो गया, अलाइनमेंट हो गया, सॉइल वर्क वाला पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट आपको ये बताया था उसमें आप सेक्शन खींच सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रावर्स सेक्शन भी खींच सकते हैं। ठीक है, इस तरह 4 पॉइंट वो थे। अब 5वें पॉइंट को इंसर्ट कैसे याद रखेंगे, इसमें याद रखना 5वें पॉइंट में ये बेटा लिख गया, लिख लीजिए पहले एक बार आप, फिर मैं एक साइड में लिख के आपको थोड़ा सा एक साइड में लिख के इसको रिपीट करा देता हूँ, जिससे हम साथ साथ याद भी करते रहें इनको। ठीक है, देखिए याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपको अभी से यहाँ पर। तो सबसे पहला शॉर्ट में पॉइंट याद रखेंगे, इसके द्वारा हम कैचमेंट, बच्चे कैचमेंट एरिया जो होता है हमारा, कैचमेंट एरिया और रन ऑफ एंड रन ऑफ, इन्हें ज्ञात कर सकते हैं। ये 5वां पॉइंट हो गया। ठीक, 5वां पॉइंट ये तो लिखा है ना, कैचमेंट एरिया एंड रन ऑफ अवेलेबल फ्रॉम इट कैन बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला हम इससे क्या कर सकते हैं, कैपेसिटी बता सकते हैं किसी भी रिजर्वॉयर की, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वॉयर
ठीक है, किसी भी रिजर्वोयर की कैपेसिटी हम यहाँ से बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इससे हम इंटरविजिबिलिटी बता सकते हैं। 2 पॉइंट की इंटरविजिबिलिटी ऑफ 2 पॉइंट्स, हम कोई भी 2 पॉइंट्स की इंटरविजिबिलिटी भी हम बता सकते हैं कि वे दोनों पॉइंट आपस में दिखाई दे रहे हैं या नहीं। इसके अलावा हम अपवर्ड और डाउनवर्ड ग्रेडियंट खींच सकते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड ग्रेडियंट भी ड्रॉ कर सकते हैं, ग्रेडियंट भी खींच सकते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। एक और लास्ट पॉइंट 5वां, स्टॉर्म वाटर और सीवेज के लिए हम क्या रूट तय कर सकते हैं, रूट क्या रहेगा। 5वां ये हो गया। इस तरह 5 पॉइंट इधर, 4 उधर, 9 पॉइंट समझ लिए। बहुत है इतना, सिर्फ आप इतना लिख दीजिएगा बच्चे, इतना काफ़ी है। ठीक है, यहाँ से इतना आप लिख देंगे तब भी बहुत है इसमें 5 नंबर के लिए। तो हमारा ये टॉपिक कवर हो गया और अब हम इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं बच्चे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, यानी हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए, 10 हैं टोटल। अगर डेली 3 भी करते हैं तब भी 4 से 5 दिन में कवर हो जाएगा। फिर भी मैं स्टार्टिंग के 4 चैप्टर के लिए 40 दिन बता रहा हूँ, मतलब 10-10 दिन लेकर चलेंगे। तो इतना 40-45 मिनट डेली का पढ़ते रहेंगे तब भी आपका आसानी से कोर्स कवर होता रहेगा, बोर भी नहीं होंगे और साथ साथ लिख के याद भी कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखिए साथ साथ चलिएगा। लेक्चर्स को ऐसा नहीं बाद में देख लेंगे, टाइम है, अपलोड तो हो ही जाते हैं तो फिर देख लेंगे, नहीं, साथ साथ चलेंगे तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, अपने डाउट्स को भी पूछते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।